तो पिछली वीडियो में आपने मुझे देखा कि किस तरह मैं बिहार से फुनसुलिंग यानी कि भूटान के बॉर्डर पहुंच गया, और क्योंकि उस दिन मुझे इमिग्रेशन नहीं मिला इसलिए मैं यहां पे लोकल साइट सीइंग कर लिया हूं। और आज यानी कि डे 3 पे मैं निकल रहा हूं फुनसुलिंग से भूटान के लिए, और फुनसुलिंग से भूटान की दूरी 163 किलोमीटर है बाय रोड। तो मैं तैयार हूँ अब राइड करने के लिए इस खूबसूरत से सफ़र में। और इस खूबसूरत से सफ़र में निकलने से पहले मैंने दुआ पढ़ ली, सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस दुआ के साथ मैं निकल गया अपने सपनों के सफ़र पे, जो कि सपना मेरा था कि मुझे फुनसुलिंग से थिम्पू पहुंचना है बाय रोड। और इस सफ़र के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद आतिफ रज़ा खान आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आज़ाद फ़कीरा पे। और ये रास्ता, अगर इस रास्ते के बारे में बोलें तो मुझे एक शेर याद आता है कि दस्ते वीरा में कुटिया बसाए हुए लोग, दस्ते वीरा में कुटिया बसाए हुए लोग, देख किस हाल में रहते हैं सताए हुए लोग, देख किस हाल में रहते हैं सताए हुए लोग। और मैं तो हंस हंस के इस बात पे रो देता हूँ, मैं तो हंस हंस के इस बात पे रो देता हूँ, कैसे रूठे हुए रहते हैं मनाए हुए लोग। और सज़ा ये प्यार की यूँ बेमिसाल दी उसने, सज़ा ये प्यार की यूँ बेमिसाल दी उसने, कि उदास रहने की आदत सी डाल दी उसने। और जब भी अपना बनाने की बात की मैंने तो ये बात बातों ही बातों में टाल दी उसने। और इसी तरह मेरा सफ़र कटता रहा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लैंडस्लाइड का रास्ता है, मतलब ये रास्ता हमेशा, ये जो आपके सामने इस तरफ राइट हैंड साइड में वॉल दिख रहा है, ये हमेशा गिर जाता है, और गिरने की वजह से ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। ये जब आप फुनसुलिंग से थिम्पू की तरफ जाते रहते हैं तो 30-40 किलोमीटर चलने के बाद राइट हैंड साइड पे एक वाटरफॉल दिखता है जो बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पे 1 घंटा रुका और उसके बाद वापस से अपने सफ़र की तरफ चल दिया। रास्ते में आपको बहुत सारा ऐसा पहाड़ मिलता है जिससे लैंडस्लाइड हुआ रहेगा। यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ से इसको हटाते भी रहते हैं। ये जगह जगह पे आपको कमेंट लिखा हुआ दिखता है कि आप समय से कीमती आपकी जान है, या इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होता है। और इस बोर्ड के हिसाब से थिम्पू की दूरी है 68 किलोमीटर। ये रोड देख के मुझे याद आया, और ये वादी देख के मुझे याद आया एक गाना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मैं मंजिल को छोड़ के सफ़र को एंजॉय करने लगा। इस बोर्ड के हिसाब से थिम्पू शहर की दूरी 30 किलोमीटर है। और इसी बोर्ड को देख के और अपने बाइक के लोकेशन को देख के मैं चल पड़ा थिम्पू शहर की तरफ। इस रास्ते पे चलते हुए मुझे कुछ सीढ़ी नुमा एक जगह मिली जो बहुत ही खूबसूरत नीचे से लग रहा था। मैं सीधा इसके ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे मुझे एक डॉगी मिला जो काफ़ी स्वीट था। जैसे ही मैं वहाँ पे गया ये मेरे पास आके मुझे सूंघने लगा। फिर जब मैं ऊपर गया यहाँ पे एक लेडी बैठी थी। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे बैठना चाहा, लेकिन क्योंकि शाम हो जाती इसलिए मुझे यहाँ से निकलना था। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से अपने रास्ते पे निकल जाता हूँ। और ऐसे नज़ारे को देख के मैंने ये सोचा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और लोग जब मेरे से मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं एक शेर कहूँगा कि इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाएं, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। और इतने नज़ारे किए मेरी इन आँखों ने कि अब सिर्फ
आवाज़ पे चाहूँ तो निशाने लग जाएं और मैं अपनी जवानी के सुना दूना किस्से ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। तो इस बोट के हिसाब से मेरे डेस्टिनेशन यानी थिम्पू शहर की दूरी 30 किलोमीटर थी और क्योंकि बोट के अलावा मेरे जो बाइक में मोबाइल में लोकेशन था वो मैंने ऑफलाइन सेव किया हुआ था, जो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था। इसने मेरा भरपूर साथ दिया और क्योंकि ये सिंगल वे रोड है तो इसमें कन्फ्यूज़न का कोई चांस नहीं है। आप बस एक रोड है जिसको आप पकड़ लीजिए, आप सीधा थिम्पू शहर की तरफ ही पहुंचते रहते हैं। हालांकि यहाँ के जो लोकलर्स हैं वो आपको कार और बाइक रोक के समझाते हैं, बशर्ते कि वो आपका लैंग्वेज नहीं भी समझेंगे तो भी आपसे वो टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कि यहाँ पहुँच के मेरे गूगल लोकेशन ने बताया कि मैं थिम्पू शहर पहुँच गया हूँ और जैसे ही मैंने अपनी आंखों को उठाया तो मैंने एक थिम्पू का बहुत बड़ा सा गेट देखा। यहाँ पे आधे घंटे का टाइम लगा क्योंकि सब लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक हो रहा था। मैंने भी अपना डॉक्यूमेंट दिखाया और निकल गया अपने होटल की तरफ। और 9 घंटा बाइक राइड करने के बाद मैं पहुंच गया अपने होटल ब्रुज, जो कि मैंने अगोडा ऐप से 3000 रुपये में बुक किया था। यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वो 3 स्टार हैं, इसके लिए मैंने चीपेस्ट रेट वाला बुक किया था। यहाँ पे होटल्स 5000, 6000 और 20-20 हज़ार रुपये के भी होते हैं। ये जो मैंने होटल बुक किया था 3000 में, ये मिनिमम प्राइस था। और यहाँ पे खाना खाते हुए मुझे एक बात का पता चला कि थिम्पू शहर 10 बजे रात में बंद हो जाता है। इसलिए मैंने जल्दी से अपना डिनर किया और मैं पैदल निकल गया थिम्पू शहर को नाइट विज़न में एक्सप्लोर करने के लिए। होटल के स्टाफ ने बताया था कि यहाँ 600 मीटर की दूरी पे एक डांस क्लब है जो ओपन एरिया में चलता है। तो मैं भी ये इन सब लोगों के पीछे चलता गया और यहाँ पहुँच गया। और 1 घंटा यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद इन दोनों गर्ल्स जो भूटनीस थी उनके साथ मैं ऐसी जगह के लिए निकल गया जहाँ पे यहाँ का फोक डांस होता था। मतलब यहाँ का जो कल्चर है उसका खुद का लैंग्वेज और खुद का डांस यहाँ के क्लॉक टावर के पास होता था। क्लॉक टावर की दूरी जहाँ पे मैं था उससे 1 किलोमीटर था और मैं निकल गया क्लॉक टावर के लिए।
ताकि मैं यहाँ का कल्चरल डांस और यहाँ का कल्चर देख सकूं, जैसे यहाँ पे ड्रेस वगैरह होता है। तो ये है रात के समय क्लॉक टावर का नज़ारा। और यहाँ पे एक ओपन थिएटर था जहाँ पे लोग डांस कर रहे थे अपने खुद के कॉस्ट्यूम में, जो वहाँ की हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स हैं। ज़्यादा लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आया क्योंकि म्यूज़िक था तो मैं बस सुन रहा था। तो क्लॉक टावर के बाद मुझे ये पता चला कि भूटान के जो लोकल लोग हैं उनको दो चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ पे एक कंपटीशन होता है जो तीर और धनुष का होता है, और यहाँ के लोकल लोग इस गेम को खेलना बहुत पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो मैं अपने दो भूटनीज़ दोस्त के साथ जो मुझे क्लॉक टावर के पास मिले थे उनके साथ मैं पैदल निकल गया। तीरंदाजी का कंपटीशन देखने के बाद मैं निकल गया फुटबॉल स्टेडियम के लिए, जो कि वहाँ से 1 किलोमीटर था और उसका नाम था चंगली मिथांग फुटबॉल स्टेडियम। तो मैं सीधा फुटबॉल स्टेडियम पहुँच गया। 200 रुपये का टिकट लेके मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में नाइट मैच देखा। 2 टीमें थी, मैंने ब्लैक वाले का सपोर्ट किया और वो जैसे पहले भी होता है कि जिस टीम का मैंने सपोर्ट किया वो हार गई, लेकिन मैं पूरे एन्जॉयमेंट के साथ पूरा मैच देखता रहा और लोग बहुत खुश थे। मतलब मुझे ये पता चला कि फुटबॉल यहाँ के लोगों का फेवरेट गेम है। और 1 घंटा मैच देखने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे घर का पता नहीं पता था, तो मुझे गूगल लोकेशन से ही हेल्प लेना था। तो मैं धीरे धीरे निकल गया, क्योंकि मैं जिन 2 दोस्त के साथ आया था वो भी मुझे नहीं दिख रहे थे। रास्ते में आने टाइम मुझे एक शॉपिंग मॉल मिला, जहां मैं अंदर गया और वहां का फेमस कपड़ा जो वहां पे यूनिक वहां के कल्चर के हिसाब का हो वो मैंने एक लिया और फिर वापस अपने घर चला आया। तो रात में लेट हो जाने की वजह से मैंने आपको अपना होटल नहीं दिखाया था। बेसिकली ये कोई कमरा नहीं था, ये 1 BHK का फ्लैट था, जिसमें एक रूम, एक हॉल, एक किचन और टॉयलेट वॉशरूम था। रूम बहुत बड़ा सा था, टॉयलेट भी काफ़ी बड़ा सा था। यहाँ पे गीज़र, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत रहती है तो गीज़र वगैरह रहता है। उसके अलावा यहाँ जब आप सामने बाहर जाते हैं तो एक हॉल था, हॉल में टीवी लगा हुआ था और हॉल का एरिया भी काफ़ी बड़ा सा था। बाहर विंडो से आप पूरा शहर देख सकते थे, क्योंकि ये 4th फ्लोर पे था। और अगर इस होटल की किचन की बात करें तो इस किचन में सारा सामान अवेलेबल था, जैसे एक घर में होता है, मतलब ओवन से लेके चूल्हा तक। लेकिन क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, ऐसे तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ट्रैवल के दौरान खाना बनाना पसंद नहीं है तो मैंने खाना नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई कपल आए तो वो अपना खुद से कुकिंग करके अपना खाना खुद से है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।